नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं डिक्टेशन नंबर 9, जो 100 वर्ड पर मिनट पर बोली जाएगी। टोटल वर्ड्स 1000 रहेंगे, जिन्हें लिखने के लिए आप सभी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। इससे पहले कि स्थिति गंभीर हो, हमें बेरोजगारी की समस्या को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि काम करने का हक हम सबको मिले। माननीय मंत्री आतंकवाद का उल्लेख कर रहे थे। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आतंकवाद इस विधेयक का एक अंग होगा, परंतु तब उन्होंने ठीक ही कहा था कि जब हमारे युवकों को काम का अधिकार नहीं दिया जाता है तो हमारे देश में आतंकवाद बढ़ता है। हम इस दयनीय स्थिति को देखते हैं कि जिन युवाओं के अच्छे संबंध नहीं होते, वे अपनी सभी योग्यताओं के बावजूद रोजगार प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां महसूस करते हैं। यह स्थिति है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है और इसलिए रोजगार का अधिकार देने की ज़रूरत है। पैरा। इस बेरोजगारी की समस्या के विभिन्न पहलू हैं और वे सभी हमारे सदस्यों के भाषणों के परिणाम स्वरूप इस सभा के सामने रखे जा चुके हैं। मैं उन्हें फिर से नहीं दोहराऊंगा। अधिकांश सदस्यों ने, अथवा मैं कहूँगा कि लगभग सभी सदस्यों ने बेरोजगारी को गंभीर रूप से लेकर हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। किए जाने वाले उपायों के संबंध में कुछ मतभेद है, अर्थात रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के संबंध में। यद्यपि कुछ लोगों ने रोजगार के अधिकार के विचार का ही उपहास किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि इस रोजगार के अधिकार को देने का अर्थ है कि लोग काम नहीं करेंगे, वे सिर्फ खैरात लेकर घर पर बैठे रहेंगे। इसलिए उनके दिल में शंका थी कि हमारा देश काम करने वालों की जगह काम से जी चुराने वालों का देश बन जाएगा। जब मैंने ऐसा सुना तो मैं चकित रह गया। हमारे द्वारा लोगों को इस निंदनीय तरीके से प्रस्तुत करने पर जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है और हम उन्हें यहाँ इस प्रकार से प्रस्तुत करें जैसे कि वे जिम्मेदार लोग नहीं हैं, जैसे कि उनका खैरात पर जीवन यापन करने का विचार हो। पैरा। आज सब हम मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी कृषि ने बहुत उन्नति की है, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो चुनौतियां हमारे सामने सिर उठाए खड़ी है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम देखें कि हमारी कृषि विकसित हो। कृषि के विकास के लिए यह जरूरी है कि हम बहुत से दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान दें। ज़्यादातर गेहूं के क्षेत्र में भारत के कई भागों में हरित क्रांति आई है। आज हमारा गेहूं का उत्पादन 7 गुना बढ़ गया है। एक देश जो कभी गेहूं का आयात करता था, आज न केवल आत्मनिर्भर ही है, बल्कि इसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं है। यही उपलब्धि हमें अन्य फसलों से भी प्राप्त करनी है। पैरा। हरित क्रांति के लिए हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को श्रेय देते हैं, लेकिन अब संस्थान को यही उपलब्धि दूसरी फसलों के क्षेत्र में भी प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले हमें चावल पर ध्यान देना होगा। अच्छी किस्म का चावल और अधिक उत्पादन
अभी हमारे यहाँ चावल का उत्पादन बहुत ही कम है। क्या हम बहुत अधिक खाद का उपयोग कर रहे हैं? क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? क्या हम योजनाबद्ध तरीके से कम पानी से अधिक और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं? ये कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिनके बारे में संस्थान को आवश्यक रूप से विचार करना है। पैरा यहाँ इस बात पर भी विशेष रूप से विचार करना होगा कि हमने बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन तो किया है, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अतः यह चुनौती यही समाप्त नहीं हो जाती है। हमें नए नए अनुसंधान कार्य करके बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उत्पादन को और अधिक बढ़ाना होगा। पैरा उपसभापति महोदय, हमारे देश के सामने और सारे विश्व के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे बेकारी, बेरोजगारी, जनवृद्धि, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद, इनसे निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं और योजनाओं के माध्यम से समस्याओं को कम करके या दूर करने का प्रयास किया जाता है, परंतु आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो सारे विश्व में एक साथ जन्म ले रही है। देश में उपजे आतंक को सरकार, पुलिस आतंक से दबाने का प्रयास करती है। नतीजा यह होता है कि आतंकवाद दोबारा जन्म लेता है तो पुरानी से दुगनी ताकत लेकर उभरता है। यही नहीं, जब आतंकवाद को दबाया गया था उस समय पुलिस या सेना द्वारा प्रयुक्त साधनों का भरसक प्रयत्न किया जाता है। पैरा आपको और मुझे इस बात की शर्म होनी चाहिए कि देश के लोग इन आतंकी ताकतों को शरण देते हैं और जन हानि एवं राष्ट्र हानि कराते हैं। मेरा मानना यह भी है कि आज के समय में लोगों को वह शिक्षा नहीं दी जाती जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो और उनकी समझ में आ सके कि यह राष्ट्र हमारा है तथा इस राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है। आप स्वयं विचार कीजिए कि यह हालत क्यों हुई। आप महसूस करेंगे कि लोगों ने हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीयता के बीज न बोकर मतभेदों के बीज बोए हैं। कोई भी दल हार जाता है, वह यह नहीं कहता कि अमुक राष्ट्र हमारा है एवं यह सरकार हमारी है, वह तो केवल सरकार विरोधी नीतियों में लगा रहता है और सरकार एवं राष्ट्र को लगातार क्षति पहुंचाता रहता है। उसे तनिक भी महसूस नहीं होता कि हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। आप दलों के लिए आचार संहिता की बात करते हैं। आचार संहिता केवल चुनाव तक ही लागू रहती है, परंतु चुनाव के बाद आचार संहिता लागू नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद पुनः अपने पैर पसार लेता है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है। हम सदस्यों की संख्या के ऊपर राज नहीं करते। हम तो देश सेवा के लिए तैयार हुए हैं। देश सेवक को आवश्यक नहीं है कि वह शासन की किसी भी कुर्सी पर बैठे। हम लोग लालच में नहीं पड़ते। लालच तो उन लोगों को होती है जो देश सेवा के बजाय अपने हित साधने की सोचते हैं। हमने यह कभी नहीं कहा कि शासन के बगैर किए कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। बस
करने वाले के हौसले बुलंद हों, सब कुछ ठीक हो सकता है। आप खुद बताएं, क्या स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्रामियों ने देश सेवा नहीं की? आप ही बताइए, वे शासन की किस कुर्सी पर आसीन थे? उन्होंने देश सेवा के नाम पर अपनी जान तक दे दी। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।